कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, मज़े हैं, मज़ा आ रहा होगा है ना सर। ये पेंडेमिक सिचुएशन में मज़े हो गए हमारे। ऑनलाइन जब पढ़ना होता है तब पढ़ लेते हैं, जब गेम खेलनी होती है गेम खेल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हारे ऊपर। अपने हिसाब से पढ़ो, अपने कन्वीनियंट टाइम पे पढ़ो। लास्ट टाइम हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो आज एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6.10 बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 6.10 पहले ही केस दिया हुआ है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए एंड लेंथ एल ऑफ द सोलेनॉइड। क्या ऑब्टेन करने को बोल रहे हैं? ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी stored in a solenoid. So first of all, let me consider one solenoid. Length of the solenoid, that is L, cross sectional area, that is A, and magnetic field of the solenoid, that is B. And we want to obtain magnetic energy stored in a solenoid in terms of B, A and L. The energy stored in the form of magnetic field is given by half Li square. Energy stored in an inductor is given by half Li square. What is the self inductance of solenoid? Self inductance of solenoid. Already we have obtained in last lecture. L is equal to mu naught n square A L. Right? This is the self inductance of solenoid. Area, that is A, length, that is L, small n, that is number of turns per unit length, mu naught, that is permeability of free space. What is the electric current flowing through this solenoid? Magnetic field of long solenoid B is equal to mu naught Ni. क्या ठीक? ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, देन I इज इक्वल टू, देयरफॉर I इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट N। तो यहाँ से हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L एंड I इन दिस इक्वेशन। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड मिल जाएगी? सो एनर्जी stored in a solenoid, that is UB is equal to half L, क्या मैंने म्यू नॉट n स्क्वायर AL इंटू I स्क्वायर। I मतलब क्या है? B अपॉन म्यू नॉट n होल स्क्वायर। So this can be written as 1/2 mu naught n square AL as it is into B square upon mu naught square n square. Mu naught will get cancelled, n square will get cancelled. Then energy stored in a solenoid is half B square AL upon mu naught हाफ B स्क्वायर AL अपॉन म्यू नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट और 1 म्यू नॉट कटेगा, 1 म्यू नॉट बचेगा। सो B स्क्वायर AL अपॉन 2 म्यू नॉट, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड। सेकेंड पार्ट ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में क्या पूछा है? हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर।
एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। पहले हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is represented by small ub. Energy per unit volume, that is energy density, ub upon what is the volume of solenoid। हमने यहाँ पे सोलेनॉइड का केस लिया है, तो वॉल्यूम क्या बनेगा सोलेनॉइड का? एरिया इंटू लेंथ, सो ए इंटू एल। व्हाट इज यू बी? बी स्क्वायर ए एल अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन ए एल। दिस ए एल विल गेट कैंसल, क्या बचेगा? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी stored in a solenoid per unit volume, that is energy density, b square upon 2 mu naught. Important thing, energy stored in a solenoid per unit volume or magnetic energy per unit volume, that is b square upon 2 mu naught. इसे हमने किससे डिनोट किया? ub, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। सेम वे we have obtained the formula of electrostatic energy per unit volume. Electrostatic energy per unit volume, क्या फॉर्मूला था याद है? UE is equal to 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चैप्टर नंबर 2 में मैंने ऑब्टेन किया था। U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हियर एनर्जी डेंसिटी दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। हियर एनर्जी डेंसिटी दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया था और मैंने बताया था कि ये किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एप्लीकेबल है जब कोई स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। तो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लेना है, आप स्फेरिकल कैपेसिटर ले लीजिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ले लीजिए, एनर्जी डेंसिटी क्या मिले? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि सोलेनॉइड के लिए ही हमें कंसिडर करना है एनर्जी डेंसिटी दैट इज़ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एनी कन्फिग्रेशन व्हेन देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस एट द टाइम बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी दैट इज़ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। So UB and UE both the things are available to us. अब हम कंपेयर कर सकते हैं how does this magnetic energy compare with the electrostatic energy stored in a capacitor। ध्यान से देखो, UB is directly proportional to square of magnetic field. This energy density is directly proportional to B square of the magnetic field 2 that is constant, mu naught that is permeability of free space। यहाँ से देखो हाफ दैट इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट दैट इज कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्रॉम दिस UE इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बोथ द एनर्जी डेंसिटीज आर proportional to square of field strength। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6.10। लिखना है, जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? सेल्फ इंडक्टेंस। अब है म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद करो, हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। जब हमने एक्सपेरिमेंट फेराडेस एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे तब हमने 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कंसिडर कर रहे हैं।
मान लो कि हमारे पास 2 कॉइल है लाइक दिस, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक रियोस्टेट। दिस इज कॉइल नंबर 1 C1, और यहाँ पे एक और कॉइल कंसिडर कर लेते हैं कॉइल 2, और कॉइल 2 को कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से C2। ठीक, राइट नाउ दिस की इज ओपन। द मोमेंट आई क्लोज दिस की, what will happen? Current will start flowing through this coil C1, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? ठीक, दैट करंट आई एम टेकिंग I1, उस करंट को क्या ले लेते हैं I1। नाउ ड्यू टू दिस करंट देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल C1 एंड वी विल गेट दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। This type of magnetic field lines we are getting. So magnetic field due to current flowing through coil C1, that is B1. So here all these magnetic field lines are passing through this coil C1, but when this coil C2 is kept near to coil C1, at the time some of the magnetic field lines will pass through this coil C2 also. जब इसको करीब रखा जाए तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स C2 में से भी पास होगी। जब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास हो रही हैं तो हम बोल सकते हैं देयर इज सम फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल C2। यहाँ पे भी कुछ फ्लक्स मिलना चाहिए क्या? ठीक, सो हियर फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल C2 दैट आई एम टेकिंग Φ2। हियर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, that is N2 for coil C2. So total flux associated with this coil C2, that is N2 Φ2, and this N2 Φ2 is directly proportional to current flowing through coil C1. यहाँ पे जितना फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? that is directly proportional to current I1. यहाँ पे करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा, यहाँ पे करंट घटेगा तो यहाँ पे फ्लक्स घटेगा। सो हियर दिस फ्लक्स associated with coil C2 is directly proportional to current flowing through this coil C1. Current flowing through this coil C1. Whenever we remove proportionality sign, then what we have to do? We have to multiply some constant. यहाँ पे जो constant आएगा उसे हम नाम दे देते हैं M21। ये कांस्टेंट क्या हो गया? M21। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल C2 with respect to coil C1. Mutual inductance of coil C2 with respect to coil C1, that is mutual inductance. यहाँ पे करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स मिल रहा है, यहाँ पे करंट चेंज होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। When flux will change, then some EMF will be induced, तो कुछ EMF इंड्यूस होगा। जब EMF इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्या? ठीक। So here we can't say this inductance as self inductance, this is mutual inductance. कोयल C1 के करंट में चेंज आने की वजह से कोयल C2 में EMF इंड्यूस हो रहा है, कोयल C2 में करंट इंड्यूस हो रहा है, इसीलिए ये जो इंडक्टेंस है उसे क्या नाम दिया गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या? ठीक। सो हियर M21 that is mutual inductance of coil C2 with respect to coil C1.
it is not necessary that we have to connect a battery with coil C1. You can connect this battery with coil C2. When you will change current flowing through coil C2, then flux associated with this coil C1 will change. यही चीज़ यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, ठीक। और जैसे ही हम यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल C1 चेंज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो बैटरी रियोस्टेट की है उसे कॉइल C2 के साथ कनेक्ट कर दें और गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो क्या बनेगा? फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल C1 N1 Phi1 is directly proportional to current flowing through coil C2। कैसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हमें बैटरी इसी के साथ कनेक्ट करनी है। यहाँ पे कनेक्ट करके देखें तो क्या होगा? N1 Phi1 is directly proportional to I2। Whenever we remove proportionality sign, we have to multiply some constant. Therefore, N1 Phi1 is equal to M12 I2। चलो अब बताओ M12 क्या बने? M12 that is mutual inductance of coil C1 with respect to coil C2। क्या ठीक? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल C1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल C2। तो यहाँ पे M12 मिल गया, यहाँ पे M21 मिल गया। यहाँ से अगर मुझे M21 को सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या बने? M21 इज इक्वल टू N2 Phi2 अपॉन I1। यहाँ से अगर सब्जेक्ट बनाऊँ M12 को तो M12 क्या बने? N1 Phi1 अपॉन I2। ध्यान देना, 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 1 1 2 न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 2। क्या ठीक? सो हियर व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? आप बताइए यूनिट क्या बनना चाहिए? यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टोटल फ्लक्स अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? वेबर अपॉन एम्पियर एंड दैट इज नथिंग बट हेनरी। सो हियर यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज हेनरी, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज हेनरी, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज हेनरी, SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस दैट इज हेनरी, वेदर इट इज म्यूचुअल और सेल्फ। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बने? What is the dimensional formula of mutual inductance? Whatever is the dimensional formula of flux and electric current that you have to apply, you will get the direct dimensional formula of mutual inductance. So dimensional formula of mutual inductance that is M1 L2 T minus 2 A minus 2, M1 L2 T minus 2 A minus 2। क्या देखना है कैसे है? चलो फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बने? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? यूनिट ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इनटू व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर। दिस मीटर स्क्वायर विल गेट कैंसल। तो क्या बनेगा? न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। न्यूटन का क्या बने? MLT माइनस 2 और ये हो गया L, ये हो गया A। तो ये क्या हो गया? ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। ये फ्लक्स का हो गया। फ्लक्स अपॉन करंट, करंट का क्या है? A1। सो अपॉन A1 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ML2 T माइनस 2 A माइनस 2। ठीक, तो ये मिल गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस। चल म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ बोथ द कॉइल्स। दोनों की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, शेप,
and size. Second, it depends on type of core मटेरियल और कोर मीडियम। तो क्या यूज़ कर रहे हैं, वैक्यूम और एयर है तो परमिएबिलिटी क्या आएगी, म्यू नॉट। अगर कोई मीडियम लेते हैं सॉफ्ट आयरन वगैरह तो परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, म्यू आर म्यू नॉट हो जाएगी। तो टाइप ऑफ कोर पे डिपेंड करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ कोर। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ कोर, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन थर्ड थिंग, that is distance between two coils, distance and orientation। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस एंड ओरिएंटेशन। ये दोनों कोयल के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। प्लस दोनों कोयल को कैसे रखा हुआ है, क्या दोनों को पैरेलल रखा हुआ है, क्या दोनों को राइट एंगल पे रखा हुआ है, कोई एंगल बना के रखा हुआ है, तो उससे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, ज्योमेट्री, टाइप ऑफ कोर, डिस्टेंस एंड ओरिएंटेशन। ठीक, अब आगे बढ़े। इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ आई वांट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे करंट चेंज होगा, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल C2 विल चेंज। करंट चेंज होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल C2 विल चेंज। जैसे यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, I want to find EMF induced in coil C2. So E2 is equal to minus d by dt of N2 phi 2। क्या ठीक, d phi by dt, but total number of turns of coil C2, that is N2. So N2 phi 2 upon dt। चलो N2 phi 2 तो क्या है, M21 I1। So this is minus d by dt of M21 I1। Therefore E2 is equal to M21 mutual inductance for given two coils and for particular distance and orientation will be fixed. So minus M21 di1 by dt. So this is the induced EMF. Induced EMF E2 is equal to minus M21 di1 by dt. Here you can see rate of change in current flowing through coil 1 is responsible for the induced EMF in coil C2. di1 by dt is responsible for the induced EMF in coil C2। मतलब यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होने वाला है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल C1। क्या ठीक। सो इंड्यूस्ड EMF डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मीन्स इट डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री, टाइप ऑफ कोर, डिस्टेंस एंड ओरिएंटेशन, एंड इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज इन करंट पासिंग थ्रू कॉइल C1। Induced EMF in coil C2 depends on rate of change in current through coil C1। क्या ठीक। तो हमें इंड्यूस्ड EMF का भी फॉर्मूला मिल चुका है। एक और चीज, फॉर गिवन टू coils, solenoid, etc. M12 is equal to M21 is equal to M। मतलब जितना M21 होगा उतना ही M12 होगा। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थियरम। M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। नहीं बिलीव करते हो, इसे प्रूव करके दिखाएंगे। M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। दो सोलेनॉइड लिए जाएंगे और ये प्रूव करेंगे M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में आ गया? लिखना है, जल्दी से लिख लीजिए। नाउ
we have to consider two coaxial solenoids. This is solenoid 1, this is solenoid 2. अब आप बोलोगे सर ये लग तो नहीं रहा solenoid, अभी लगेगा. याद आया? क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड. दिस डॉट represents turns coming out. This cross indicate turns going in. Same way, here for inner solenoid I have shown turns coming out and turns going in. क्या ठीक? क्या अब लग रहे हैं दोनों सोलेनॉइड? बोथ आर कोएक्सियल, दोनों की एक्सिस सेम है. क्या ठीक? And here this is the cross sectional area of solenoid 1 that I am taking A. This is S1, this is S2. A radius of cross section of first solenoid, that is R1. Radius of cross section of second solenoid, that is R2, and length of the solenoid, that is L. Here you can see radius of cross section of both the solenoid is small in comparison to length. मतलब हमने जो कंसिडर किए हैं वो कैसे सोलेनॉइड्स है? लॉन्ग सोलेनॉइड्स. दिस इज इनर सोलेनॉइड, दिस इज आउटर सोलेनॉइड. दोनों को मतलब एक बड़े सोलेनॉइड के अंदर क्या रखा हुआ है? एक दूसरा सोलेनॉइड. दोनों को नाम दे दिया S1 S2. चल, when current passes through solenoid S1, when current passes through solenoid S1, मतलब यहाँ से इनर सोलेनॉइड में से करंट पास करवाऊँ तो क्या होगा? देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू इनर सोलेनॉइड. दैट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B1. व्हाट इज B1? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड? ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni. सो म्यू नॉट स्मॉल n N1 and current passing through solenoid 1, so N1 I1, right? So when current passes through this inner solenoid,
Due to that we will get some magnetic field lines. Suppose we are getting this type of magnetic field lines. Uniform magnetic field line we will get. So when we get some magnetic field lines, that magnetic field lines are also passing through this solenoid S2. It means some flux is associated with this solenoid S2, that is the outer solenoid. Due to current passing through solenoid S1, flux linked with solenoid S2 is क्या बनेगा? Flux associated with this solenoid S2 will be N2 phi 2, N2 phi 2, N2 as it is. What is phi 2? Flux associated with each turn of the solenoid, that is phi is equal to क्या बनता है? Magnetic field into area. But here due to magnetic field of solenoid S1, due to magnetic field of solenoid S1 we are getting some flux inside this solenoid S2. So here N2 B1 into area, अब एरिया क्या बना? दिस फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस मच क्रॉस सेक्शनल एरिया ओनली, थ्रू दिस मच क्रॉस सेक्शनल एरिया ओनली. सो B1 into क्रॉस सेक्शनल एरिया A. Yes, flux associated with this coil S2 is B1 into A, because this is the magnetic flux associated with coil with solenoid S2 due to magnetic field lines of S1. ठीक है, तो ये हो गया B1A. N2 as it is. B1 क्या मिला? म्यू नॉट N1 I1. What is A? What is the area of cross section of solenoid S1? That is pi R1 square. क्या ठीक? ओके, तो ये बनेगा N2. This N2 can be written as N2L into mu naught N1 I1 into pi R1 square, because N2 is equal to number of turns per unit length N2 by L. क्या ठीक? Therefore N2 phi 2 is equal to mu naught N1 N2 mu naught N1 N2 into L pi R1 square into I1, right? Mu naught N1 N2 L pi R1 square into I1. Therefore N2 phi 2 upon I1 is equal to mu naught N1 N2 L pi R1 square. What is N2 phi 2 upon I1? याद करो, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 1. फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सोलेनॉइड S2 with respect to current flowing through solenoid 1, that is nothing but N2 phi 2 upon I1 is nothing but M21 mutual inductance of solenoid 2 with respect to solenoid 1. So M21 is equal to mu naught N1 N2L pi R1 square. क्या ठीक? Where M21 is mutual inductance of solenoid
S2 with respect to सोलेनॉइड S1। क्या ठीक? जैसे हमें M21 मिला है, क्या वैसे ही हम M12 निकाल सकते हैं? अब किससे करंट पास करेंगे? व्हेन करंट पासिस थ्रू सोलेनॉइड S2। नाउ स्टॉप पासिंग करंट थ्रू S1, नाउ वी हैव टू पास द करंट थ्रू S2। व्हेन करंट passes through solenoid S2, then what will happen? We will get magnetic field due to current passing through this solenoid S2, that is B2 is equal to mu naught N2 I2। क्या ठीक? सेम है, ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू सोलेनॉइड S2 फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड S1 इज, क्या बनेगा? फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सोलेनॉइड S1 इज N1 phi1 इज इक्वल टू N1 एज इट इज, phi1 क्या बने? किसकी वजह से फ्लक्स मिल रहा है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड S2, तो बनेगा B2 इंटू एरिया। एरिया कौन सा लेंगे? फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सोलेनॉइड S1, इसमें कितना फ्लक्स आया, तो एरिया किसका लोगे? इसी का एरिया। क्या ठीक? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से पास होंगी, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सोलेनॉइड S1 ओनली, तो हमें तो इसी का एरिया लेना पड़ेगा, एरिया ए। क्या ठीक? बट N1 क्या बनेगा? N1 इंटू L। B2 क्या है? म्यू नॉट N2 I2, और ये A क्या है? दैट इज पाई R1 स्क्वायर, because N1 is number of turns of solenoid S1 per unit length। ठीक? therefore N1 phi1 upon I2 is equal to mu naught N1 N2 L into pi R1 square। फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल, कॉइल नहीं सोलेनॉइड, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सोलेनॉइड 1 अपॉन करंट पासिंग थ्रू सोलेनॉइड 2 इज नथिंग बट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 2 M12। M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, M21 म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर, M12 म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर। देयरफॉर M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। क्या ठीक? सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 with respect to solenoid 2 is equal to mutual inductance of solenoid 2 with respect to solenoid 1। उसे कुछ नाम दे देते हैं M, that is mutual inductance M। So here I have proved reciprocity theorem, M12 is equal to M21 for given two coils, solenoids etc. mutual inductance associated with coil 1 due to coil 2 is equal to mutual inductance of coil 2 due to coil 1, or mutual inductance of solenoid 1 due to solenoid 2 is equal to mutual inductance of solenoid 2 due to solenoid 1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आएंगे, चाहे आप दो सोलेनॉइड ले लो, फिर चाहे दो कॉइल ले लो, ठीक है, चाहे कोई डिफरेंट शेप की कॉइल ले लो, तो M12 इज इक्वल टू M21 ही बनने वाला है। क्या ठीक? तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट। क्या लिखना है? अच्छी थियरी है।
जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया कि फिर स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो कोई बात नहीं, जो किया पर नोटबुक में लिख लेना, वही आपके लिए सही रहेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे जब आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हो। फिर आप लोगों को बार बार फिर वीडियो को फिर से ओपन नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई होंगी तो फिर से आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगी जब रिवीजन करने बैठोगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, दोनों के ही कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने हैं पर वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।